हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट परचेजिंग पावर टेक्निक के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हमारी यूनिट 3 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें मैंने मेथड्स और टेक्निक्स भी बताए थे। आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं करंट परचेजिंग पावर टेक्निक के बारे में सब कुछ। तो फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी, सिंपल वर्ड्स में दूंगी। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए हमारी वीडियोज़ को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हमारे को गिवन है, ये हमारा जो है एग्ज़ाम में भी आता है क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय करंट परचेजिंग पावर टेक्निक से आप क्या समझते हो। हमें एक्सप्लेन करना है मैकेनिज़्म ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम इस टेक्निक के अंडर अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ करंट परचेजिंग पावर टेक्निक की। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मीनिंग हमारे को गिवन है। मीनिंग में हमें गिवन है कि इस टेक्निक में क्या होता है, कंपनीज रिक्वायर टू कीप देयर रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि कंपनीज को अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर रिकॉर्ड करने होते हैं इस टेक्निक के द्वारा। और दीज कंपनीज हैव टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट are also to be presented regarding the current purchasing power of currency with these statement। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इन कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं, जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर जो भी उनके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं, आर ऑल्सो टू भी प्रेजेंटेड, उनको भी जो है प्रेजेंट करना होता है। और किसके रिगार्डिंग होते हैं ये, करंट परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, कि हमारी करेंसी की करंट परचेजिंग पावर कितनी है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू स्टडी, इस टेक्निक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो क्या है, स्टडी करना। क्या स्टडी करना, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी की वैल्यू में क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल में चेंज हुआ है। और बिसाइड दिस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो एडजस्टेड, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी आइटम्स हैं, जो भी मतलब उसमें जो हमारे जितने भी आइटम्स हैं, उनको भी एडजस्ट किया जाता है जनरल प्राइस इंडेक्स के द्वारा, क्योंकि है ना, जनरल प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो है हमें एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बी टेकन फॉर द कन्वर्जन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया गया सीपीआई है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको हम ले सकते हैं और जो है कन्वर्जन, यानी कि किस लिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट के कन्वर्जन के लिए। अब बात कर लेते हैं इस टेक्निक की कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स जो है वो हमें गिवन है कि ये जो टेक्निक है काफ़ी सिंपल है, और दिस मेथड इज़ यूजफुल इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, कि ये जो मेथड है वो किस लिए यूज़फुल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, और किन टर्म्स में, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू पे आप मेजर करोगे उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोला गया है कि द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड अंडर दिस मेथड, कि मनी की वैल्यू में जो भी चेंज आया उसकी वजह से जनरल प्राइस में जो मतलब चेंजेस आए, उसको यहाँ पे इस मेथड के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये मेरिट्स थी इस मेथड की, और यानी कि करंट परचेजिंग पावर टेक्निक की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स की।
तो डीमेरिट्स हमें गिवन है कि दिस मेथड इज ऑफ थियोरिटिकल नेचर, ये जो मेथड है थियोरिटिकल नेचर का है, और इन अ कंट्री लाइक इंडिया द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट प्राइस इंडेक्सेस इज डिफ़िकल्ट, कि कंट्री यानी कि हमारे इंडिया में एक्यूरेट प्राइस की यानी कि सही प्राइस की जो अवेलेबिलिटी है वो डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जो है शो करते, क्योंकि एक्चुअल प्राइस यानी कि जो एक्यूरेट प्राइस है वो उनकी एक्यूरेट प्राइस जो है वो डिफ़िकल्ट होता है अवेलेबल करना। उसके बाद दिस मेथड डज नॉट कंसीडर द इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स, ये जो मेथड है वो इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर ही नहीं करता है। तो अब हमने पढ़ लिया है मीनिंग ऑफ करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, और साथ ही हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, कि आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक के अंडर। तो सबसे पहले जो हमारे को गिवन है द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक हमें गिवन है, नंबर 1 पे हमें गिवन है कन्वर्जन ऑफ हिस्टोरिकल नंबर्स इन करंट परचेजिंग पावर। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर हमें अपने डेटा को रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अभी हमने पढ़ा था ना मीनिंग में। तो अंडर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक फर्स्टली सबसे पहले हिस्टोरिकल फिगर्स आर कन्वर्टेड, हिस्टोरिकल फिगर्स को आप कन्वर्ट करोगे करंट परचेजिंग पावर में, ठीक है। जो इसीलिए तो हम रिकॉर्ड रखते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स का, ताकि हम कन्वर्ट कर सकें उन हिस्टोरिकल फिगर्स को करंट परचेजिंग पावर में कन्वर्ट कर सकें। फॉर विच द कन्वर्जन टेक्निक इज़ अडोप्टेड, इसके लिए हम कन्वर्जन टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ जीपीआई, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी आइटम है वो एडजस्ट होते हैं किसकी मदद से, जनरल प्राइस इंडेक्स की मदद से, क्यों अब जो है जनरल प्राइस क्या है उसके अकॉर्डिंगली। बिसाइड दिस बात करें यानी कि इसके अलावा सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कि इसके अलावा जो है सीपीआई या फिर डब्ल्यूपीआई भी प्रिपेयर किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था ना कि आरबीआई के द्वारा सीपीआई जो भी प्रिपेयर किया जाता है उसको भी हम ले सकते हैं कन्वर्जन के लिए। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला गिवन है, कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू करंट प्राइस इंडेक्स, जो भी हमारा सीपीआई है वो अपॉन में प्रीवियस प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर, और जो भी प्रीवियस प्राइस था वो इनको डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी निकल करके आएगा है ना वो हमारा कन्वर्जन फैक्टर होगा। उसके बाद हम अपने हिस्टोरिकल फिगर को मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्जन फैक्टर से, फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कन्वर्टेड फिगर निकल करके आ जाएगा। और दूसरा मेथड यहाँ पे हमें गिवन है, अगर आपको मान लो क्वेश्चन में हिस्टोरिकल फिगर गिवन हो तो आप सीपीआई अपॉन में प्रीवियस प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर करोगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फिगर आपको निकालना आना चाहिए और कन्वर्जन फैक्टर निकाल लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कन्वर्टेड फिगर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है मिड पीरियड कन्वर्जन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देयर आर वेरियस ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस थ्रू आउट द ईयर, कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं पूरे साल में, जैसे कि परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो दीज आइटम्स कैन बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ एन एवरेज इंडेक्स ऑफ द ईयर। तो इन आइटम्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एवरेज निकाल करके, एवरेज की हेल्प से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एवरेज इंडेक्स, अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है एवरेज इंडेक्स निकालना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मिड पीरियड इंडेक्स को हम ले लेंगे, ठीक है। तो इन केस मिड पीरियड इंडेक्स इज़ नॉट अवेलेबल, और अगर मिड पीरियड इंडेक्स नहीं अवेलेबल होगा तो फिर एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे, बिगिनिंग और एंड यानी कि उनकी एवरेज निकाल करके हम ले लेंगे।
नाउ अब हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स की। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द हिस्टोरिकल cost in terms of current purchasing power of currency, all the items of assets and liabilities should be classified in monetary and non monetary accounts। कि अगर हमें हिस्टोरिकल कोस्ट को कन्वर्ट करना है करंट परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी में, तो हमें जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो भी आइटम्स होंगी उनको जो है बांटना होगा। किन में बांटना होगा? मॉनेटरी टर्म्स में और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक, तो अंडर मॉनेटरी अकाउंट में क्या होगा? दोज आइटम आर इंक्लूडेड विच आर नॉट रिवैल्यूड, यानी कि मॉनेटरी अकाउंट में आप उन आइटम्स को लोगे जो कि रीवैल्यू नहीं की गई हैं, जिनका हमने रिवैल्यूएशन नहीं किया है, पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, ड्यू टू द चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो सच आइटम्स आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड बाय दी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो आइटम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स है। दैट्स वाई हम उनको जो है, अब बात कर लेते हैं अंडर दीज आइटम्स सेवरल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इंक्लूडेड सच एज कैश, डेटर्स। इन आइटम्स में जो है क्या होता है, हमारी कुछ एसेट्स आती हैं, हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ आती हैं, जिसमें कैश, डेटर, बीपी यानी कि बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, ये सब इंक्लूड होता है। तो thus the items having fixed value and which do not require the reassessment of recorded value are called monetary item, यानी कि वो आइटम जिनकी वैल्यू फिक्स है और या फिर जिनको ज़रूरत ही नहीं है रीअसेसमेंट की, ठीक है, वो हमारी मॉनेटरी टर्म आइटम्स कहलाएंगी। और दूसरी साइड अगर हम बात करें, द आइटम्स हुज प्राइस टेंड टू चेंज, जो आइटम्स का प्राइस ही चेंज होता रहता है और उनको रीअसेस करना ही पड़ता है ड्यू टू चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी के अकॉर्डिंग, तो वो वाली आइटम क्या कहलाएंगी? नॉन मॉनेटरी कहलाएंगी। तो सच आइटम्स इंक्लूड स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, तो ये वाली आइटम्स जो हैं आपकी नॉन मॉनेटरी होंगी। तो thus it is required to reassess the non monetary items for the conversion of historical cost in terms of current purchasing power of money। इसी प्रकार आपको जो है रिक्वायर्ड रहेगा रीअसेस करना नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फॉर कन्वर्जन ऑफ हिस्टोरिकल कोस्ट, क्योंकि आपको हिस्टोरिकल कोस्ट को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? करंट परचेजिंग पावर ऑफ मनी में। तो अंडर कन्वर्जन ओनली नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर एडजस्टेड। कन्वर्जन में आप सिर्फ और सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ही एडजस्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ करंट परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बात कर लेते हैं द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करंट कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी डेपिक्ट द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम कन्वर्जन। अब जो भी हिस्टोरिकल फिगर थे और जो भी कन्वर्टेड फिगर आया, उसका जो भी डिफरेंस आएगा ना, जो भी उनको माइनस करके आएगा, वो आपका क्या शो करेगा? प्रॉफिट और लॉस शो करेगा, जो कि किसकी वजह से आया? कन्वर्जन की वजह से आया। तो इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू बी कंसीडर्ड दैट प्रॉफिट एंड लॉस अराइज थ्रू मॉनेटरी आइटम्स नॉट थ्रू द नॉन मॉनेटरी आइटम्स। यहाँ पे बोला गया है कि ये भी हमें कंसीडर करना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मॉनेटरी आइटम्स के द्वारा अराइज हुआ है, ना कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स के द्वारा। ना अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्री। तो एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल एंड इन्वेंट्री क्या है कि अंडर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, इसके अंडर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब सेल करने में, मतलब आप जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आपकी बिजनेस के वो हैं, जो भी आप बेच रहे हो, उसको बेचने की लागत जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड इन्वेंट्री आर एडजस्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको एडजस्ट किया जाता है ताकि ट्रू एंड फेयर, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किए जा सकें। क्योंकि बिकॉज परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक इज़ डन एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि हमें पता है परचेजेज डिफरेंट टाइम पे होती है, सेल्स डिफरेंट टाइम पे होती है, तो इसीलिए तो सच डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड्स, यहाँ पे बेसिकली टाइम पीरियड की बात की जा रही है कि जो टाइम पीरियड के बीच का जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है? इंटरवल कहलाता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल के दौरान द प्राइजेस टेंड टू चेंज, प्राइस चेंज हो गए, तो एज अ रिजल्ट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर अराइज, और टाइम की वजह से क्या हुआ?
प्राइस चेंज हुआ, प्राइस चेंज होने की वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई। और बात कर लेते हैं इन दोनों ही सिचुएशन के बारे में। नंबर 1 इन्फ्लेशन। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, सेल्स प्राइजेस इंडिकेट द वैल्यू रियलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज प्राइस लेवल, कि जो सेल प्राइजेस होंगे वो क्या इंडिकेट करेंगे, रियलाइज्ड वैल्यू को इंडिकेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज। रियलाइज यानी कि जो हमने जितने की हमने बेची कोई चीज़, वो हमारी रियलाइज वैल्यू होती है। तो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज प्राइस लेवल, जो भी इंक्रीज प्राइस लेवल है उनके अकॉर्डिंग। एंड कॉस्ट इंडिकेट द लोअर वैल्यू, और जो कॉस्ट होगी उसको हम लोअर वैल्यू में इंडिकेट करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द रिजल्ट इंडिकेट द ओवर स्टेटेड प्रॉफिट विच में मिसलीड एट द टाइम ऑफ टैक्स पेमेंट। इसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आएगा हमारा, वो क्या इंडिकेट करेगा, ओवर स्टेटेड प्रॉफिट इंडिकेट करेगा, जिसकी वजह से विच में मिसलीड हो जाएगा, यानी कि गलती हो सकती है टैक्स पेमेंट के टाइम पर। ऑन दी कॉन्ट्ररी बात करें, इन केस ऑफ डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा, करंट रिवेन्यू और करंट कॉस्ट आर नॉट सेम। जो भी करंट रेवेन्यू है हमारा, जो भी आया, रिसीव हुआ हमें, और जो भी हमारी लागतें थी, करंट कॉस्ट है, वो सेम नहीं होती, यानी कि नॉट इक्वल, वो इक्वल कभी नहीं होती। इसलिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ सेल एंड स्टॉक। इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक को एडजस्ट करना होता है। तो सच एडजस्टमेंट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो लीफो। ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हमने करे थे, और ये मेथड हम अपनाते हैं। और फॉर एडजस्टिंग द चेंजेस इन प्राइस लेवल, और यहाँ पे हमें गिवन है कि फॉर करंट परचेजेस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, एवरेज इंडेक्स ऑफ द ईयर, ओपनिंग स्टॉक इंडेक्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, परचेजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एवरेज इंडेक्स ऑफ द रेलेवेंट ईयर। ठीक, नाउ अब हम बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अंडर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट। कि जो है करंट परचेजिंग पावर में 2 मेथड्स होते हैं प्रॉफिट डिटरमाइन करने के। नंबर 1 है नेट चेंज मेथड। तो नेट चेंज मेथड में क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट को आप कन्वर्ट करते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट को आप कन्वर्ट करते हो इनटू द टर्म्स ऑफ करंट परचेजिंग पावर, और बाय यूजिंग द इंडिसेस, जो भी आंकड़े हैं यानी कि इंडिसेस हैं, उनके यूज़ करके आप करंट परचेजिंग पावर में कन्वर्ट करते हो। तो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन नॉर्मल अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है ये। और आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी कि इक्विटी कैपिटल को कन्वर्ट करने के बाद जो डिफरेंस होता है बैलेंस शीट में, उसको लिया जाता है जनरल रिजर्व की तरह। तो सच अ डिफरेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट और गेन। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट और गेन कहलाता है। और अगर इक्विटी कैपिटल इज नॉट कन्वर्टेड, अगर आप इक्विटी कैपिटल को कन्वर्ट नहीं करते हो, तो जो डिफरेंस है वो आप कैसे लोगे, बैलेंसिंग फिगर जो भी हमारा होगा उसकी तरह लोगे। तो इन अदर वर्ड्स, इक्विटी कैपिटल इज कन्वर्टेड देन चेंजेस इन रिजर्व आर ट्रीटेड एज प्रॉफिट। दूसरे शब्दों में बात करें तो इक्विटी कैपिटल को कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं रिजर्व्स में, उनको ट्रीट किया जाता है एज अ प्रॉफिट। और अगर इक्विटी कैपिटल कन्वर्ट नहीं करते, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू द नेट चेंज इन इक्विटी। तो जो आपका प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होगा, नेट चेंज इन इक्विटी के इक्वल होगा। अब बात कर लेते हैं हम बी पॉइंट की। बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड। तो कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड में क्या होता है, जो भी हमारे परचेजेज और सेल्स होते हैं, या फिर जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने इनकर किए होते हैं जो भी साल के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, उनको कन्वर्ट किया जाता है एट एवरेज इंडेक्स एंड हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट। उनको कन्वर्ट किया जाता है एट एवरेज इंडेक्स, और जो भी हिस्टोरिकल इनकम होती है, हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ करंट परचेजिंग पावर ऑफ मनी में। तो इस मेथड में कन्वर्टेड वैल्यू को यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रीसिएशन और मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी अकाउंट्स को।
ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दी प्रॉफिट और लॉस। तो 10 इस प्रकार जो है अंडर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक अबव मैकेनिज्म इज अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।